तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। तो इस सेट में हमें क्या पढ़ना है? जो सेट वर्ड है यह बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। सेट का मतलब कुछ होता है इस टाइप से कि उसका कुछ एक स्पेशल मीनिंग निकल के आती है। जैसे हम किसी चीज़ को ही बोलते हैं, जैसे ये पेन का सेट है, कप सेट है, बुक सेट है, फ्लावर सेट्स है। तो सेट का मतलब कुछ स्पेशल निकल के आता है। तो एक्चुअल में सेट होता क्या है? तो सेट समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझें कि सेट ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिसमें सेम टाइप की प्रॉपर्टी होती है। सेम टाइप की प्रॉपर्टी होती है। ऐसी चीज़ों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो मार्कर है, ये दोनों मार्कर, इनको हम सेट ऑफ मार्कर कह सकते हैं। इनको सेट ऑफ मार्कर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक पेन ले लूं और एक मार्कर ले लूं, अगर यहाँ बोलूं कि ये एक मार्कर का सेट है या पेन का सेट है, तो नहीं है। तो ये दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, ना मार्कर का सेट है और ना ही तो ये पेन का सेट है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेट का एक स्पेशल मीनिंग निकलती है, और वह स्पेशल मीनिंग ये निकलती है कि जब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन हो, या अभी हम लोग इसका मैथमेटिकल जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें और ये बढ़िया से आएगा कि व्हाट इज द सेट। तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लो कि अगर मैं सेट्स, इसका मैथमेटिकल जो डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स, सॉरी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called set. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या लिख रही है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट्स का वह कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, नहीं डिफाइन हो। जैसे मान लो कि अगर ये बोला जाए कि वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल्स का सेट, तब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर हम वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल का सेट, तो डेंजरस एनिमल कौन सा है भाई? तो डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। जैसे मान लो कि अगर किसी छोटे से एनिमल के काटने से कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वह जानवर या वह इंसेक्ट उस व्यक्ति के लिए डेंजरस हो गया। और कोई व्यक्ति हाथी को लेकर के चला रहा है, कोई व्यक्ति शेर को चला रहा है, तो उसके लिए वो डेंजरस नहीं है। तो डेंजरस क्या है, यह बहुत मुश्किल काम है। वैसे ही कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑफ इंडिया, तो मोस्ट पॉपुलर बुक्स कौन सी है भाई? इसके लिए भी कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसको हम लोग सेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स। अब देखो बेटा, ये जो मैंने कलेक्शन बताया, यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि जो 11th क्लास के मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, ये जो हमने यहाँ पे जो वर्ड दिया क्लास 11th मैथ्स, तो क्लास 11th में मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो कलेक्शन होगा, उन सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी। सेम प्रॉपर्टी की सबके पास क्या है?
सभी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। तो यह एक वेल कलेक्शन हुआ किनका, तो 11th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट का कलेक्शन होगा, बाकी दूसरी क्लास के स्टूडेंट उसमें अपीयर नहीं होंगे। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट, या एक सेट है, ठीक है। और भी दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हो गया कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ये हो सकता है। और भी एग्जांपल हो सकता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर। अगर कलेक्शन ऑफ फ्लावर बोल दिया जाए दिस इज नॉट सेट, यह सेट नहीं होगा। लेकिन अगर यही बोला जाता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर ऑफ रोजेज, तब ये सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रोज के फ्लावर का सेट कलेक्शन है तो इसका मतलब कि उन सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे या वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे, लेकिन वहीं पे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जो लगते हैं सेट हैं लेकिन एक्चुअल में वो सेट नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस ऑफ द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कोई राइटर जो है आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन सेम राइटर किसी दूसरे के लिए क्या होगा, बहुत ही खराब लगता होगा, उसको उसकी बातें नहीं समझ में आती होगी, उसका लिखने का जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आता होगा, तो वह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब हम लोगों को ये देखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं, वो स्टेप हमें समझना जरूरी है। उन्हीं स्टेप की हेल्प से हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेप है वो है, फर्स्ट स्टेप में एवरी सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी कैपिटल लेटर के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला है। दूसरी कंडीशन, अच्छा ये सबके सब जो भी मैं बता रहा हूँ सभी के सभी किसमें, हर सेट में यूज होंगे, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी हर सेट की रहेगी। सेकेंड है all elements या all objects बोले यहाँ पे, all objects write in only curly bracket or middle bracket, curly और middle दोनों एक ही हैं। मिडिल, इसको मैं यहाँ बताता हूँ कौन सा, ये वाला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम इस करली ब्रैकेट के ही अंदर रखेंगे और सिर्फ करली ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। कोई भी दूसरा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, कुछ भी नहीं यूज किया जाएगा, सिर्फ करली ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। थर्ड जो स्टेप है, पहले तो आप ये देखो, दैट ऑब्जेक्ट्स known as elements of
सेट, जो भी उसके इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखोगे, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को लिखोगे, वो सारे ऑब्जेक्ट उस सेट के एलिमेंट कहे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन each two elements use commas। हमें कॉमा का यूज करना है, ये वाला कॉमा का, हर दो एलिमेंट के बीच में क्या करना है, कॉमा का यूज करना है। एंड लास्ट, बिटवीन ईच एलिमेंट यूज कॉमास। एंड लास्ट पॉइंट है आपका 1 2 3 4 कॉमा का यूज करते हैं। हाँ, एलिमेंट्स शुड नॉट बी, elements should not be repeated। एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, हो सकता है लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वह स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा v इक्वल टू, ये इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट का ये कैपिटल लेटर v इक्वल टू, हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, a e i o u, ये हो गया बेटा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यह इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का एक कलेक्शन है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का कलेक्शन है। ए ई आई ओ यू एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का। सभी की प्रॉपर्टी सेम है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वह इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल्स है, जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बेटा, इसमें सारे ब्रैकेट्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर रखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सभी को एलिमेंट कहते हैं, हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा हुआ है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेट्स, सेट के कुल कितने टाइप हैं, या उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है। या इसको सेट के टाइप ना पढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ें कि सेट को रिप्रेजेंट करने की कुल कितनी मेथड्स है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने की कुल कितनी मेथड है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आपके लिए दो मेथड बताई गई है। फर्स्ट मेथड बताई गई है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर।
पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरी मेथड है वह बताएगी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, हमें ये देखना है कि व्हाट इज द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो मेथड है, मतलब एक ही सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक बॉयज का, एक गर्ल्स का, एक व्यक्ति का दो या दो से ज्यादा नाम हो सकते हैं, वैसे ही किसी भी एक सेट को हम इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ लिखने का मोड ऑफ राइटिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं लेता हूँ रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों बात एक ही है। टेबुलर फॉर्म, तो इसमें हम लोग देखते हैं इन दिस फॉर्म any set write in curly bracket with particular elements and between each elements use commas। किसी भी सेट के हर एलिमेंट को हम उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और हर एलिमेंट्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, हर दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमास का यूज करेंगे। ठीक है, एनी एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो ये जो तरीका मैंने अभी लिखा है, ये लग रहा हो कि जैसे पहले मैंने बताया था कि सेट लिखने का तरीका क्या है, क्या क्राइटेरिया है, सेम वही चीज यहाँ भी है। तो ये सारी चीजें है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के लिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, दैट इज V इक्वल टू A-E-I-O-U। ये दूसरा हम लोग लिख सकते हैं N इक्वल टू 1 2 3 4 and so on। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो मैंने लिखा है, यह जो मेथड है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का, यह मेथड रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है बेटा, लेकिन ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। जैसे ही मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूँ, अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तुरंत दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, in this method don't write elements, particular elements of set on the place of elements of set we write property of
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। यहां पे इस वाली मेथड में उस सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है, बल्कि उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। अभी मैं इन्हीं दोनों सेट को मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। v इक्वल टू एक्स, देखो बेटा पढ़ते कैसे हैं वो भी ध्यान देना है। v इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर x is vowels of English alphabet, vowels of English alphabets। बोलो बेटा दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? v इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर x is vowels of English alphabet, मतलब v के वो एलिमेंट वो ऑब्जेक्ट एलिमेंट हैं जो x हैं, और x क्या है तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो ए ई आई ओ यू होते हैं, मतलब v के एलिमेंट कौन से होंगे? ए ई आई ओ यू होंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर डायरेक्ट में मुझे ये एलिमेंट्स दिखते हैं तो इसका मतलब वो रोस्टर ये टेबुलर फॉर्म में है, और यदि डायरेक्ट हमें एलिमेंट ना दिख करके अगर इनकी प्रॉपर्टी दिखती है लेकिन मीनिंग वही निकलती है, इसके भी अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं। मतलब यहाँ भी इंग्लिश अल्फाबेट की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ ये पांच एलिमेंट ही आएंगे, 5 इंग्लिश अल्फाबेट ही इसके अंदर आएंगे। तो ये दोनों की मीनिंग सेम है, समझ, दोनों के अंदर स्टैंडिंग सेम है, बस रिप्रेजेंटिंग जो मोड है वह डिफरेंट हो गया है। तो इस वाली मेथड को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें उस सेट के एलिमेंट्स के क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जबकि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट उन एलिमेंट्स को ही हम लिख देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब वैसे ही अगर इसको लिखना हो तो n इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x सच दैट x वेयर x इज नेचुरल नंबर्स। n इक्वल टू, इस सेट को मैंने बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, n इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर x इज नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको? ओके, तो ये हमने कुछ जो बेसिक था वो बताया आपको। अब इसमें कुछ नोटेशंस हैं, कुछ नोटेशन के बारे में देख लो कि नोटेशंस क्या हैं, और उसके बाद से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, अभी एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझें। एग्जांपल हमने लिया z इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट -2 -1 0 1 2 प्लस इनफाइनाइट। बोलो बेटा, ये जो है कौन सा सेट है? मतलब ये इंटीजर्स का सेट है। z क्या है? z को एक तरीके से हम लोग इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यह इंटीजर्स का सेट है, जो सारे इंटीजर्स है, निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक पूरे के पूरे इंटीजर्स इसके अंदर है। तो z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। और यहाँ पे मान लो कि अगर मैं लिखूं
कि -2 बिलोंग्स टू जेड, मतलब -2 जो है जेड से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो इसके लिए एक ऐसा साइन यूज करते हैं। ये साइन देखो बेटा, ये ऐसा बना है, ये ऐसा बनाया और उसके बाद से बीच में से ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू जेड। बिलोंग्स टू का मतलब जो आज तक ऑलरेडी हम लोग बिहेवियर लाइफ में सीखते आए हैं वही है। बिलोंग्स का मतलब कि वो उससे रिलेटेड है। तो इसको हम लोग इस साइन को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। यहाँ पे मैं नोट करते देता हूँ, ये साइन जो है ये है बिलोंग्स टू का, ठीक है। और इसकी मीनिंग क्या होती है कि उससे वो रिलेटेड है। तो आप देखो -2 जो है इस जेड सेट से रिलेटेड है, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर ये बोला जाए कि ये 1/2 बिलोंग्स टू जेड, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं होता है, तो वो इसके अंदर होगा ही नहीं, कहीं नहीं हो सकता है। तो इसको यदि इसमें नहीं है तो इस तरीके से हम कट करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। और इसका जो साइन होगा ये ऐसा होगा। तो ये दो नोटेशन आपको याद रखना है, या बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अगर बिलोंग करता है, जैसे कोई नंबर अगर उस सेट से रिलेटेड है, उस सेट के अंदर है, तो वह नंबर उस सेट से बिलोंग करता है, जिसके लिए ये साइन यूज करेंगे। यदि बिलोंग नहीं करता है तो हम लोग ये साइन यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो बस इसमें इतना ही है, इस वाली एक्सरसाइज के लिए बेसिक सिर्फ इतना ही है, और इतने से ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बिलोंग्स टू का साइन ये है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये है। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका इंस्ट्रक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। Which of following are sets, कौन सा इसमें से सेट है? जिसमें फर्स्ट दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिन विथ द लेटर जे। ये कर रहे इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिन विद द जे लेटर जे। ईयर के उन सारे मंथ्स का कलेक्शन जो जे लेटर से स्टार्ट होते हों। बोलो बेटा, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का कलेक्शन अगर हम देखें तो जे से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा होगा? तो जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, बस। और तो कोई नहीं मंथ है, और कोई मंथ नहीं है, ठीक है। तो इनका सेट, इनका कलेक्शन। अब ये बताओ कि ये सेट है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है क्या? इनको बोलने में कोई कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये तो जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीने में से 3 महीने ऐसे हैं जिनका नाम जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये होगा कि इट इज द सेट या वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यह सेट कहलाएगा, यह सेट है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? दूसरा इसमें दे रखा है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया।
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बोलो बेटा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यह बेटा वेल डिफाइंड नहीं है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन हो सकता है? हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग है। हर व्यक्ति की नजर में, जैसे कोई टीचर होता है, किसी टीचर को कोई स्टूडेंट बहुत लाइक करता है, सेम टीचर को दूसरा स्टूडेंट लाइक नहीं करता है। एक टीचर का पढ़ाया हुआ किसी स्टूडेंट को बहुत समझ में आता है, दूसरे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, सेम टीचर का ही पढ़ाया हुआ। तो हम इसके लिए ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि वह कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है। तो यहां पे हम लिख देंगे इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स नो सेट, या सेट नहीं है। ठीक है बेटा। थर्ड में दिया गया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट, बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। बोलो बेटा, ये कलेक्शन है या नहीं? वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है? ये नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल आपने सही बताया, ये नहीं है। कोई बैट्समैन जो बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, जाता है जीरो पे ही आउट हो जाता है, कोई डबल सेंचुरी लगा देता है, तो यहां पे इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इट इज नॉट वेल डिफाइंड मीन्स नो सेट, या सेट नहीं है। फोर्थ आपका दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बोल दो बेटे जल्दी। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बोलो बेटा, सेट है या नहीं है? हैं? हेलो, है, बिल्कुल करेक्ट, ये सेट होगा। फिफ्थ दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बिल्कुल ये भी सेट है ना? समझ में आ रहा है ना? ये सेट है 1 से लेकर के 99 तक, फ्रॉम 1 to 99। फ्रॉम 1 to 99 नेचुरल नंबर से कलेक्शन, ये सेट कहलाएगा। ठीक है। 6 दिया गया है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the मुंशी प्रेमचंद। बोलो बेटा, ये सेट है या नहीं है? ये सेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेट है। 7th द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट होगा। इवन इंटीजर का कलेक्शन भी ये सेट कहलाएगा। उसके बाद दिया गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बोलो बेटा ये द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सेट है या नहीं है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस in this chapter, बोलो सेट है बिल्कुल। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 9th, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड, नो सेट, क्योंकि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, कौन हो सकता है, ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया गया है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें यूज करना है यूज बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ये इनके बीच में हमें लगाना है। जैसे पहला है 5A, ये 5 है और ये है। सेकंड में हमें यूज करना है 8A, थर्ड में यूज करना है 0A, फोर्थ में यूज करना है 4A, फिफ्थ 2A एंड सिक्स्थ इसमें यूज करना है 10A। बोलो बेटा, इन साइन में से हमें यूज करना है 5A बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 5 जो है ये के अंदर है या नहीं है, तो ऑलरेडी है, तो इसमें ये आएगा। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा, यहाँ पे भी बिलोंग्स टू आएगा, और यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है बेटा, ओके तो बस आज इतना ही। कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ओके।